नमस्कार, मैं हमराई सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराई में। आज आपके सामने प्रस्तुत हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित उत्साह एवं अट नहीं रही कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है। प्रस्तुत है कविता उत्साह। इस कविता में कवि ने बारिश होने से पहले उन बादलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल गरजिए, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर अर्थात चारों तरफ से घोर गगन, इस आकाश को आप क्या करें, घेर लें। धराधर ओ अरे बादलों, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित यानी प्यारे प्यारे, काले घुंघराले यानी काले और घुंघराले बाल, बाल यानी आपके केस, कल्पना कैसे पाले, छोटे से बच्चे की तरह लग रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे और अपने हृदय में आपने विद्युत छवि अर्थात कड़कती हुई बिजली, आपके हृदय में क्या है, बिजली बसी हुई है। कभी नव जीवन वाले, कभी बादलों को नव जीवन वाले कहते हैं इसलिए क्योंकि जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तो सभी पशु पक्षी एवं वनस्पतियाँ खुश होकर के अपने नए जीवन का संचार करती हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा, इस कविता में कवि कहता है इस पंक्ति में कि वज्र छिपा यानी कड़कती हुई बिजली को अपने हृदय में आप छिपा लो, नूतन कविता फिर भर दो और सभी में एक नई कविता का संचार कर दो, एक नया जीवन का प्रवाह कर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजिए। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों को गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल को मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता रचने को कहते हैं। अगली पंक्ति है आपकी। इन पंक्तियों में कवि ने गर्मी से परेशान वनस्पतियों, पशु पक्षियों एवं मानव के विषय में लिखा गया है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल यानी इतने व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं, उन्मन थे उन्मन, कहीं मन ना टिकने की स्थिति वाले। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के निदाघ यानी गर्मी के सकल जन, सभी लोग बहुत ही समय क्या गर्मी महसूस कर रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कभी किसी दिशा से यदि घन आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं आकाश में, अनंत यानी आकाश में कभी बादल आ जाते हैं, तप्त धरा फिर जल से फिर शीतल कर दो। तो उनकी यही आशा रहती है कि तप्त धरा, ये गर्मी बढ़ती हुई जलती हुई ये धरती को जल से फिर शीतल कर दो और बारिश है बादलों, बारिश करो और इसे फिर से शीतल कर दो, एक नई इसमें नूतन जान डाल दो, सभी को खुश कर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। भावार्थ है,
कभी बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कभी इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव की ठंडक की तलाश कर रहे थे। तब किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती की शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन में कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगली कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपनी चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और रंग बिरंगे सुगंधित फूल आ जाते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो उन फूलों की खुशबू हवा में मिलकर के किसी भी व्यक्ति को मदहोश कर सकती है और उसकी मदहोशी में सब झूमते नजर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है यानी आंखों में समा नहीं रही, इतनी ही सुंदर आभा है यानी सौंदर्य दिखाई दे रहा है प्रकृति का। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, इतनी सुंदर आभा है फागुन की कि तन में अर्थात यदि बाह फैला कर हम उसे बाहों में भरना चाहे तो बाहों में भी सट नहीं रही है, अर्थात बाहों में भी समा नहीं रही है। भावार्थ है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपनी चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उगाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे यह हवा सारे लोगों पर छा जाती है और वो काबू नहीं कर पाते और मस्ती से झूमने लगते हैं। अगली पंक्ति है कवि की, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंखें हटाता हूँ हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कभी फागुन के वो महीन माह के वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतना सुंदर प्रकृति का दृश्य है कि कहीं सांस लेते हो, कहीं पर भी आप सांस लो, घर घर भर देते हो, अर्थात घर में उगे हुए लगे हुए फूल पौधे सभी लोग घर में सजावट के लिए लगा रखे हैं, लेकिन फागुन के महीने में वो सब अपने चरम सीमा पर, सौंदर्यता के चरम सीमा पर होते हैं, फूलों से लदे हुए रहते हैं। तो सब दूर हवाओं में खुशबू फूलों की मिली हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, जब नभ में आकाश में कोई पक्षी उड़ता है तो इतना सुंदर दृश्य लगता है कवि को कि लगता है कि देखते ही रह जाएं। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि आंख हटाता हूँ यदि मैं नहीं देखना चाहता हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना सुंदर प्रकृति के सुंदर का दृश्य मेरे आंखों से ना देखा जा सके। ऐसा लगता है कि मैं कभी आंखें हटाऊं ही नहीं, इतना सुंदर वर्णन है प्रकृति के सौंदर्य का। भावार्थ है इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में भी हमें मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है।
अगली पंक्ति है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा सिर पट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रकृति के कि पत्तों से लदी डालियां, पत्तों से जो डालियां हैं पेड़ों की, पौधों के पुष्पों की, वो पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर हरी दिखाई दे रही हैं, कहीं लाल अर्थात कहीं फूलों के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, कहीं पड़ी है उर्मे, कहीं कभी को ऐसा लगता है कि मानो फागुन के महीने या प्रकृति ने अपने हृदय में पुष्पों की माला डाल रखी हो, कहीं पड़ी है हृदय में उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, सुंदर सुंदर गंध वाली यानी खुशबू वाली पुष्पों की माला, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पाठ पाठ शोभाश्री अर्थात जगह जगह पर शोभाश्री अर्थात प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन पट नहीं रहा, प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है जगह जगह कि उनकी आंखों में पट नहीं रहा, समा नहीं रहा है कवि की आंखों में, इस प्रकार कवि वर्णन करते हैं। भावार्थ है, कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर नजर हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों के पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूलों लग रहे हैं, मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका पाठ इस प्रकार पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।